हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राहुल और आप सब लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड के बारे में देखा। अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। अभी इसमें जो भी पॉइंट कवर करने वाले हम लोग, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें सिस्टम एनालिसिस है, उसके बाद में है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद में है MIS एप्लीकेशन इन द बिजनेस। तो ये सारे के सारे पॉइंट हम लोग आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आप सब लोगों को मिलते रहें। और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, मतलब जैसे ही हम लोग कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे उसके बारे में आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अभी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या रहती है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। जिन लोगों ने मतलब जिनको जानना होगा सिस्टम के बारे में, सिस्टम क्या रहती है, कैसी रहती है, तो ये लोग हमारा यूनिट थर्ड जो वीडियो होगा यूनिट थर्ड का, वो आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने सिस्टम के बारे में बता दिया गया है, मतलब सिस्टम क्या रहती है, कैसे रहती है, सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से रहते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हम लोगों ने यूनिट थर्ड में आप लोगों को बता दी, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अभी एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बता दिया जाए तो सिस्टम जैसा रहता है, मतलब सिस्टम क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट निकालता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को अच्छा सा यूज़ लाने के लिए, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन को एक टाइम पीरियड के साथ में कलेक्शन उसका कंटिन्यूसली करते रहते हैं। अभी ये जो सिस्टम है ये कभी कभी पुराना हो जाता है, क्योंकि ये पुराना डेटा कलेक्ट करने लगता है। तो ये सिस्टम को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसको अपडेट करना पड़ता है, मतलब इसका डेवलपमेंट करना पड़ता है, ठीक है। जिसके साथ में अगर हम लोगों ने सिस्टम का डेवलपमेंट किया तो वो सिस्टम एक अच्छे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में उसको सप्लाई करेगा, उसके साथ में प्रोसेस करेगा और ये एक अच्छा आउटपुट हम लोगों को इन्फॉर्मेशन के साथ में देगा, जिससे मैनेजर लोगों को एक अच्छा डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो सके। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में देखनी। अभी लाइफ साइकिल क्या रहती है, मतलब सिस्टम स्टार्ट से लेके कंप्लीट होने तक। मतलब आप लोग अभी यहाँ पे पॉइंट में देख रहे होंगे, प्रोजेक्ट फ्रॉम इंसेप्शन टू कंप्लीशन। मतलब एक सॉफ्टवेयर हम लोगों को बनाने का है, तो बनाने के साथ में उसको जैसे ही हम लोग बनाते हैं उसके साथ में वो कंप्लीट होता है, तो वो पूरी की पूरी जो आपको ये बीच में का साइकिल दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल। अभी सिस्टम डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल जो मॉडल्स है उसमें देखिए, वाटरफॉल मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है और एजाइल प्रोसेसेस है। ये सारे के सारे पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके बाद में अगर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SDLC, ठीक है। तो ये एक तरीके की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है। अभी हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या रहता है, सिस्टम मतलब एक तरीके का सॉफ्टवेयर, ऐसा आप समझ लीजिए। तो वो सॉफ्टवेयर को किस तरीके से अपडेट करना चाहिए, मतलब वो सॉफ्टवेयर में हम लोगों को डेवलपमेंट किस स्टेजेस में करनी है, या फिर कौन से पॉइंट में स्टेजेस करनी है। ये देखिए, आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट इज़ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल शुड बी, मतलब वो साइकिल कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए। अभी सिस्टम इंजीनियरिंग के हिसाब से इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहा गया, जिसमें हम लोगों को कौन कौन सी प्रोसेस आती है। देखिए, प्लानिंग, क्रिएटिंग, टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा पुराना है उसमें अपडेट करना है, उसके हिसाब से प्लानिंग करना है, उसको तैयार करना है, उसमें जो भी पॉइंट आ रहे हैं उसको टेस्ट करना है और उसके बाद में उसको डिप्लॉय करना है, जिससे वो हमारे लिए एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन तैयार कर सके और हम उसको ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट में डिसीजन मेकिंग के लिए यूटिलाइज कर सके। तो ये है हमारी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम एनालिसिस। अभी सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, अभी सिस्टम एनालिसिस मतलब एक तरीके की, इसमें अगर देखा जाए
तो जैसे ही हम लोगों को कोई सिस्टम डेवलपमेंट करनी होगी तो उसकी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के ज़रिए हम लोग वो सिस्टम की डेवलपमेंट कैसे की जाए ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी पहला पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। ये सारे के सारे ट्यूटोरियल्स, मतलब ये सारी की सारी प्रोसेस हमारी सिस्टम डेवलपमेंट में आती है, जिन में से हम लोग 2 पॉइंट अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। उसमें पहला पॉइंट है सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम डिज़ाइन। अभी सबसे पहला पॉइंट जो है सिस्टम एनालिसिस। अभी सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, देखिए, जैसे कि हम लोगों को कोई सिस्टम तैयार करना है तो उसमें क्या क्या करना क्या है, उसके बाद में उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह रहे होंगे या फिर कुछ भी फैक्ट्स वगैरह रही होगी, वो सारे के सारे इकट्ठा करने हैं और उसके हिसाब से उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे हम लोगों को, उसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे चाहिए होगी। इसको बोलते हैं सिस्टम एनालिसिस। मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों को क्या करना है, सिस्टम और उसके पार्ट्स और उसका जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब सिस्टम किस लिए तैयार कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो हम लोगों को इम्प्रूव करनी होगी, या फिर वो सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट हैं अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे होंगे तो उनको इफ़ेक्टिवली काम करने का जो पर्पज़ है हमारा, वो यहाँ पे सफल हो जाना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम की एनालिसिस, मतलब सिस्टम में कौन से प्रॉब्लम हैं, कहाँ पे हम लोगों को कोई ऑब्जेक्टिव अगर होगा वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, या फिर सिस्टम इफिशिएंटली काम नहीं कर रही है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे सिस्टम एनालिसिस के अंदर हम लोगों को देखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिस्टम एनालिसिस। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो कि है सिस्टम डिज़ाइन। अभी जैसे हम लोगों ने पहले देखा उसकी डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल, उसके बाद में हम लोगों ने देखा सिस्टम की एनालिसिस। अभी सिस्टम की डिज़ाइन। सिस्टम की डिज़ाइन मतलब क्या रहती है, यहाँ पे उसका एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर, उसके बाद में किस मॉडल के हिसाब से हम लोगों को उसको तैयार करना है, और उसके बाद में वो जो डेटा प्रोवाइड करेगा, मतलब सिस्टम हम लोगों को जो भी डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है वो हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट किस तरीके से फुलफिल करने वाला है, मतलब इस तरीके का डिज़ाइन हम लोगों को यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा। अभी उसमें 3 टाइप के डिज़ाइन रहते हैं। पहला आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पहला है कॉन्सेप्चुअल, उसके बाद में है लॉजिकल, उसके नीचे ये, और उसके बाद में है फिजिकल डिज़ाइन। ठीक है, तो ये 3 तरीके के डिज़ाइन हम लोगों को यहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन में देखने। पहला है कॉन्सेप्चुअल, मतलब सिस्टम कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं हमारे माइंड में। उसके बाद में है लॉजिकल। अभी लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटा फ्लो किस तरीके से होना चाहिए, मतलब इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम के किस तरीके से होने चाहिए, ये मॉडलिंग के ज़रिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। या फिर कभी कभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें एक्चुअल सिस्टम किस हिसाब से काम करनी चाहिए, इसको हम लोग एक लॉजिकल डिज़ाइन में यहाँ पे कन्वर्ट करके देखते हैं। उसके बाद में है एक और पॉइंट दिया गया है लॉजिकल डिज़ाइन में, जिसमें है व्हाट द सिस्टम शुड लुक टू द यूज़र, मतलब सिस्टम की डिज़ाइन किस तरीके से यहाँ पे, या फिर सिस्टम जो है किस तरीके से यूज़र को दिखनी चाहिए, ये भी यहाँ पे बताया जाता है। उसके बाद में है फिजिकल डिज़ाइन। अभी फिजिकल डिज़ाइन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, फिजिकल डिज़ाइन में एक्चुअल इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसेस, मतलब क्या है, एक्चुअल में उसका इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा किस हिसाब से काम कर रहा है, और वो वेरीफाइड या फिर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, इस हिसाब से भी हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ता है। और इस हिसाब से हमारी जो फिजिकल डिज़ाइन है वो तैयार की जाती है, जिसमें सिस्टम के अंदर इनपुट रिक्वायरमेंट, उसके बाद में है आउटपुट रिक्वायरमेंट, उसके बाद में है स्टोरेज रिक्वायरमेंट, प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, उसके बाद में है सिस्टम कंट्रोल एंड बैकअप रिकवरी। ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे आती है। इसमें हम लोगों को पता चल जाता है कि सिस्टम किस तरीके से हम लोगों को बनानी चाहिए। सिस्टम डिज़ाइन में 3 पॉइंट याद रखिए, पहला है कॉन्सेप्चुअल, उसके बाद में लॉजिकल, और उसके बाद में है फिजिकल डिज़ाइन। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। अभी सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन क्या रहता है,
जैसे कि हम लोगों ने पहले पॉइंट में देखा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसके बाद में उसकी एनालिसिस की किस तरीके से वहाँ पे हम लोगों को डेवलपमेंट करना चाहिए। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि उसका डिज़ाइन किस तरीके से होना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या रहता है, हमारा पुराना सिस्टम जो है वो तो काम कर रहा है वहाँ पे, उसके अलग तरीके से काम कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा है कि हमारा नया सिस्टम उसके डिज़ाइन के हिसाब से कैसा होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पुराने सिस्टम के अलावा मतलब पुराने सिस्टम को निकाल के नया सिस्टम हम लोगों को वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। सिस्टम इन द सेंस हम लोग सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर जिस हिसाब से हम लोगों को चाहिए, मतलब हार्डवेयर को भी उसका मतलब अच्छे से एडजस्टमेंट होना चाहिए, कंपेटेबल होना चाहिए और वो उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन की भी अलग अलग प्रोसेसेस रहती है। अभी देखिए, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग हाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी बिल्ट, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे तैयार हो जानी चाहिए, जिसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल सिस्टम डिज़ाइन। उसके बाद में इंश्योरिंग दैट द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ ऑपरेशनल एंड यूज्ड, मतलब जो भी सिस्टम है इंफॉर्मेशन सिस्टम वो अच्छे तरीके से ऑपरेट हो जानी चाहिए और अच्छे से यूज़ करते आनी चाहिए। उसके बाद में इंश्योरिंग दैट द इंफॉर्मेशन सिस्टम मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम हम लोग बना रहे हैं उसके अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल रही है वो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी अश्योरेंस होना चाहिए। मतलब क्या है, हम लोग वो इंफॉर्मेशन को अच्छे से डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करेंगे। अगर वो अच्छी नहीं हुई इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो भी हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रही है, अगर वो अच्छी नहीं हुई, क्वालिटी नहीं रही, तो फिर वो किसी काम की नहीं रहती, ठीक है। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या रहता है, आपका जो आइडियाज़ रहता है, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करना, उसके बाद में उसको कंपनी के ऑपरेशन में उसको एडजस्ट करना। मतलब नॉर्मली हम लोगों को पता है कि सिस्टम डिज़ाइन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉस्टली रहती है, ठीक है, इज़ अ कॉस्टली पार्ट ऑफ द सिस्टम डिज़ाइन। दैट्स वाई when we are going to start about the system design, we have to make sure that the system design accomplishing is as we wanted to accomplish, मतलब जैसे हम लोगों को चाहिए वैसे हम लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ता है। इन रिस्पॉन्स अगर हम लोग दूसरी सिस्टम देख रहे हैं, मतलब ये प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, सम टाइम वी नीड टू हायर और ट्रेन द एम्प्लॉयज़, मतलब हम लोगों को कुछ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे हायर करने पड़ेंगे या फिर ट्रेन करने पड़ेंगे, जिस तरीके से हम लोगों को इनपुट एंड आउटपुट चाहिए होगा। अगर हम लोग अच्छे से ट्रेन ना कर पाए लोगों को, तो हम लोगों को यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को चाहिए रहता है, मतलब स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड सिस्टम टू द न्यू सिस्टम। अगर पुराने लोगों को अच्छे इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है या फिर वो कैसे काम कर रहा है ये पता ही नहीं है, तो फिर पुराने सिस्टम से नए सिस्टम के ऊपर हम लोग जब ट्रांसफ़र होंगे तो उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। इसलिए अगर उनको अच्छे से ट्रेन किया जाए तो उनको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ये रहे पॉइंट हमारे सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एमआईएस एप्लीकेशन। अभी आप लोगों को पता होगा एमआईएस जो कि है, मतलब एमआईएस क्या रहती है, एक तरीके की इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे कि हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में स्टडी किया है। जिन लोगों को मतलब एमआईएस क्या है एक्चुअल में, अगर ये स्टडी करना होगा तो वो हमारा यूनिट फर्स्ट का जो वीडियो है वो रेफ़र कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, ठीक है। तो अभी एमआईएस एप्लीकेशन मतलब इस तरीके के एप्लीकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है इंफॉर्मेशन कलेक्शन का और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का वो आसान कर दे। तो उसमें कई डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट जो रहते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे है फाइनेंस है, उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स है, उसके बाद में मार्केटिंग, और एक और पॉइंट आता है जो कि है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक्चुअल में क्या रहता है, एमआईएस क्या करता है, इन सब की इन्फॉर्मेशन जो है एक चार्ट टाइप में बता देता है। मतलब हम लोगों को आसानी से पता चल जाता है कि उसमें कौन कौन से ड्रॉबैक्स है या फिर अच्छे पॉइंट्स है, ये हम लोग आसानी से उसको समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमआईएस एप्लीकेशन। तो अभी हम लोग पहला एप्लीकेशन देखेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल एमआईएस। अभी फाइनेंशियल एमआईएस क्या करता है, जिस तरीके से इसका नाम है
ये क्या करता है, फाइनेंस की सारी इन्फॉर्मेशन मैनेजर को यहाँ पे अवेलेबल कर देता है, जिसके ज़रिए वो जितने भी ऑपरेशन के डिसीजन है डे टू डे बेसिस के, वो सारे के सारे यहाँ पे कर सकता है। मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के सोर्सेज रहते हैं उन सबसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से समराइज़ करना, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना, उसके बाद में फाइनेंशियल एनालिसिस करना जो भी टूल है उनके ज़रिए, और हिस्ट्री में वो फाइनेंशियल पोजीशन या फिर करंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हम लोगों ने कैसी की है, मतलब हम लोग कॉस्टली कर रहे हैं क्या या फिर कॉस्ट बचा रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल MIS में हम लोगों को दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो गया MIS एप्लीकेशन पहला, जिसका नाम है फाइनेंशियल MIS। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग MIS। अभी मार्केटिंग में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे कि हम लोग देखते हैं जिसमें मार्केटिंग रिसर्च, ओके, उसके बाद में है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसके बाद में है डिलीवरी, प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद में है प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड सेल्स एनालिसिस। ये सारी की सारी एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को मार्केटिंग MIS की ज़रूरत रहती है। अभी मार्केटिंग MIS क्या करता है एक्चुअल में, जैसे सेल्स रिपोर्ट हो जाए, ये सबको प्रोड्यूस करता है। अभी वो किस तरीके से प्रोड्यूस करता है, उसको वीकली बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर या फिर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, ये सारी की सारी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट की जाती है, जिससे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर प्रोडक्ट हो या फिर कस्टमर हो या फिर जियोग्राफिकल एरिया, उस हिसाब से ये रिपोर्ट जो है ये मैनेजर तैयार करता है और सेल्स के हिसाब से उसको यूज़ करता है। मतलब कौन सी रिपोर्ट अच्छी काम कर रही है या फिर कौन सा सेल्स एग्जीक्यूटिव हमारा लिए अच्छे से काम कर रहा है या फिर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग MIS। अभी मैन्युफैक्चरिंग MIS मतलब क्या है, उसमें हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है रॉ मटेरियल। अभी रॉ मटेरियल का फ्लो किस तरीके से चल रहा है उसको प्रॉपरली मॉनिटर करना, ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग MIS में हम लोगों को देखना पड़ता है। मतलब जो रॉ मटेरियल रहता है नॉर्मली हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं फिनिश गुड्स में। अभी मैन्युफैक्चरिंग MIS में क्या होता है, मतलब एवरी स्टेज हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन सब सिस्टम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग MIS में, जिसमें डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट शेड्यूलिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग MIS में आते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट तैयार करने के लिए उसमें यूज़ किया जाने वाला मटेरियल वो कहाँ से आता है, उसका फ्लो कैसे है, उसके बाद में प्रोडक्शन शेड्यूल कब होगा, उसकी डिज़ाइन कैसी होगी, इन्वेंटरी में कितने अमाउंट हमारे यहाँ पे पड़े हुए हैं मटेरियल के, उसके बाद में प्रोसेस कंट्रोल कैसे है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग MIS में आते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो हमने अब तक जो देखे वो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें मैनेजमेंट एप्लीकेशन यूज़ किए जाते हैं, MIS एप्लीकेशन हम उसको बोलते हैं, जिसमें फाइनेंशियल MIS, उसके बाद में मार्केटिंग MIS और मैन्युफैक्चरिंग MIS। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम। अभी बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम मतलब क्या रहता है, ये एक तरीके से मैनेजमेंट लेवल, हर तरीके के मैनेजमेंट लेवल के लिए अच्छा सा काम किया गया प्रिंट डेटा रहता है, जो कि ग्राफ शो करता है, जिसके इंफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन की या फिर सिस्टम की ग्रोथ, कॉस्ट, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल या फिर एफिशिएंसी, रिस्क, परफॉर्मेंस, ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद में है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बारे में मैंने आपको सेकंड चैप्टर के अंदर बता दिया गया है। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम जो रहती है एक तरीके की सिस्टम रहती है जो अच्छे से काम करती है और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो ऑर्गेनाइजेशन की, वो यहाँ पे कलेक्ट करती रहती है। मतलब हर लेवल नहीं, यहाँ पे टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स है उनको डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे हेल्प करती। उसके बाद में है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। उसके बाद में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो कि ट्रांजैक्शन को ट्रैक करती रहती है। उसके बाद में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अभी जितने भी कस्टमर हैं उनके साथ में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक अच्छे तरीके से रिलेशन बिल्डअप करना पड़ता है, जिसके हिसाब से हम लोग उनके फॉलोअप ले सकते हैं, कस्टमर के साथ में ज़्यादा
टाइम स्पेंड करने के बाद मतलब उनके साथ में एक अच्छी सी रिलेशनशिप हम वहाँ पे बना सकते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग हमारा ऑर्डर का फ्लो कंटिन्यूटी में यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद में है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। अभी सेल्स फोर्स ऑटोमेशन मतलब क्या है, जैसे ही हमारी सेल्स टीम काम कर रही है तो ये सिस्टम जो है ये मैन्युअली काम करती रहती थी पहले, अभी क्या है इसमें ऑटोमेशन सिस्टम आ गई है। मतलब जो भी ऑर्डर है वो आसानी से यहाँ पे सिस्टम के हिसाब से काम हो जाता है उसमें, और कस्टमर इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है, जिसके ज़रिए हम लोगों का सेल्स जो है, कंपनी का सेल्स जो है वो आसानी से बढ़ जाता है। उसके बाद में है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। अभी जितने भी ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पे काम कर रहे होंगे उनका पेमेंट किस तरीके से हो रहा है, उसके बाद में उनकी लीव्स वगैरह, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये हमारे सिस्टम में यहाँ पे दी जाती है। उसके बाद में है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। नॉलेज को यहाँ पे मैनेज किया जाता है। नॉलेज मतलब क्या रहती है, एक्सपर्टाइज इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। अभी इसमें हम लोगों को अलग अलग तरीके के कैश फ्लो, इनफ्लो, उसके बाद में है पेबल अकाउंट्स, ये सारी की सारी स्टेटमेंट हम लोगों को यहाँ पे मिलती है। और आफ्टर डैट लास्ट जो हमारा पॉइंट है उसमें है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। अभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब इसमें आप देख सकते हैं फाइनेंस का भी सप्लाई, गुड्स का भी सप्लाई या फिर डेटा का भी सप्लाई, हर तरीके का सप्लाई यहाँ पे हम लोगों को मिलता रहता है। उसकी सप्लाई चेन को मेंटेन करना ये हमारा इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे रहता है। मतलब ये MIS का काम रहता है, कौन सा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे इस चैप्टर में कवर किए हैं। सबसे पहले सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसके बाद में सिस्टम एनालिसिस, उसके बाद में सिस्टम डिज़ाइन, उसके बाद में किया हम लोगों ने सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी, और आफ्टर डैट MIS एप्लीकेशन इन द बिजनेस। मतलब बिजनेस में आजकल कौन कौन से MIS एप्लीकेशन यूज़ किए जाते हैं, जिसकी लिस्ट आप लोग अभी भी यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोगों ने आज के हमारे ये वीडियो में कवर किए हुए हैं। जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा वो लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या उस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।